मेरा नाम सुनीता है और मैं एक कंपनी में काम करती हूँ। मेरी उम्र 25 वर्ष है और मैं अब तक सिंगल हूँ। लोग अक्सर मेरी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे लिए केवल बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती। मुझे जीवन में एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरा सम्मान करे और मुझे समझे। पिछले कुछ समय से मेरे ऑफिस के एक सहकर्मी रोहन मेरे दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। रोहन के साथ काम करना हमेशा बहुत अच्छा लगता था। हम दोनों अक्सर एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते थे और हमारी आपसी समझ भी काफी अच्छी थी। रोहन का स्वभाव बेहद मिलनसार और हंसमुख है। वह हर समय मुस्कुराते रहते थे और ऐसी बातें करते थे जो न सिर्फ मजेदार होती थीं, बल्कि मेरे दिल को छू जाती थीं। उनकी संगत में मुझे एक सुकून सा महसूस होता था और उनके साथ समय बिताना हमेशा खास लगता था। काम के बाद कभी-कभी हम साथ में बाहर भी जाया करते थे। ऑफिस के पास के किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाना और हल्की फुल्की बातें करना हमारे लिए आम बात थी। इन छोटी छोटी मुलाकातों ने हमारे बीच एक खास रिश्ता बना दिया था। लगभग 1 साल तक साथ काम करने के बाद एक दिन रोहन ने मुझे अपने दिल की बात बताई। उसने मुझे ऑफिस के बाद मिलने को कहा। मैं थोड़ी उलझन में थी, लेकिन फिर भी मैं गई। जब मैं वहां पहुंची तो रोहन ने मुझे प्रपोज किया। उसने कहा, सुनीता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं पिछले कई महीनों से यह सोच रहा हूं, लेकिन अब और नहीं छुपा सकता। मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारी खूबसूरती ही नहीं, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी मेहनत और दूसरों के लिए तुम्हारा सम्मान मुझे बहुत आकर्षित करता है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी बातों ने मुझे अंदर तक छू लिया। उसकी आंखों में सच्चाई और उसके शब्दों में गहराई थी। मैंने बिना कोई झिझक हाँ कह दिया। उस पल मुझे लगा कि मैंने सही फैसला लिया है। उसके बाद रोहन ने मेरे परिवार से मिलने की इच्छा जताई। उसने कहा, अगर हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो मैं पहले तुम्हारे परिवार का आशीर्वाद लेना चाहूंगा। मैंने उसकी बात से सहमति जताई और उसे अपने घर बुलाया। जब वह मेरे घर आया और हमारे रिश्ते के बारे में बताया, उन्होंने हमारे प्यार को सम्मान दिया। रोहन के परिवार वालों को भी मैं पसंद आई। अंत में 2 परिवारों की सहमति से हमारी शादी तय हो गई। शादी की तारीख 20 दिन बाद तय हो चुकी थी और घर में तैयारियां अपने चरम पर थीं। हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त था। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका था और घर का माहौल पूरी तरह से उत्सवमय हो गया था। शादी का हर पल मेरे लिए एक सपने जैसा था। हालांकि इन सब के बीच मैं अपनी नौकरी से छुट्टी नहीं ले पाई थी। निजी कंपनी में काम करना हमेशा एक चुनौती होता है और वहां छुट्टी मिलना आसान नहीं था। इसलिए सुबह ऑफिस जाना और शाम को शादी की तैयारियों में परिवार के साथ जुटना मेरी दिनचर्या बन चुकी थी। यह सब बहुत थकाने वाला था, लेकिन मन में उत्साह और खुशी इतनी थी कि थकान महसूस ही नहीं होती थी। रोजाना रात को मैं रोहन को फोन करती और हम घंटों बातें करते। हमारी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थीं। शादी के बाद की जिंदगी के बारे में सपने देखते, कभी कभी हनीमून की जगह के बारे में भी चर्चा करते। मेरे ऑफिस के सहकर्मी भी हमारे रिश्ते के बारे में जानते थे। वे अक्सर मजाक में कहते, सुनीता, अब तो तुम जल्द ही मिस से मिसेस बनने वाली हो। उनके ताने और मजाक मुझे परेशान नहीं करते थे, बल्कि मैं उनकी बातों पर मुस्कुरा देती थी, क्योंकि मुझे अपनी खुशी पर गर्व था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। मुझे पता नहीं था कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। शादी के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, मेरा दिल रोहन के साथ एक खूबसूरत भविष्य के सपने देख रहा था। मैं उसकी पत्नी बनने का सपना देखती और खुद को बहुत भाग्यशाली समझती। हालांकि दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। मेरी दुनिया में जहां हर चीज खूबसूरत लग रही थी, वहां कुछ ऐसा घटने वाला था जो मेरे पूरे जीवन को हिलाकर रख देगा। एक दिन की बात है, जब रोहन ऑफिस नहीं आया। वह बीमार था और उसने मुझे सुबह फोन करके बताया था कि वह आज आराम करेगा। उसका ऑफिस न आना मेरे लिए थोड़ी चिंता की बात थी, क्योंकि हमारी टीम के कई काम अटके हुए थे और उनकी अनुपस्थिति में मुझे अतिरिक्त काम करना पड़ा। पूरा दिन मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स के बीच भागते हुए गुजरा। जब मैंने अपना काम खत्म किया तो रात के 10 बज चुके थे। थकावट मुझ पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी,
लेकिन मुझे घर भी लौटना था। जैसे ही मैं सड़क पर उतरी और रिक्शा खोजने लगी, बारिश शुरू हो गई। पहले तो हल्की फुहारें थीं, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह तेज बारिश में बदल गई। मेरे पास छतरी नहीं थी और मैं सड़क किनारे खड़ी होकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में इधर उधर देखने लगी। लेकिन रात के इस समय सड़कें लगभग खाली थीं और कहीं कोई ठहरने की जगह नजर नहीं आ रही थी। बारिश ने मेरी हालत खराब कर दी थी। मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी और ठंड लगने लगी थी। मेरा फोन भी भीगने के डर से मैंने बैग के अंदर रख दिया था। हर गुजरती हुई गाड़ी को देखकर मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई रिक्शा आ जाए, लेकिन मेरी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होने लगीं। अब मुझे डर लगने लगा था। ये इलाका सुनसान हो गया था और इतनी देर रात बाहर खड़े रहना सुरक्षित नहीं था। तभी अचानक एक बड़ी गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। गाड़ी की खिड़की धीरे धीरे नीचे सरकी और अंदर से एक युवक ने कहा, गाड़ी में बैठ जाओ, बारिश में खड़ी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। पहले तो मैं चौंक गई और कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। मैंने ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह युवक मेरे ऑफिस का नहीं था, लेकिन वह हमारे ऑफिस के सामने वाले ऑफिस में काम करता था। मैंने उसे कई बार लिफ्ट में आते जाते देखा था। एक दिन ऑफिस खत्म होने के बाद जब मैं रिक्शा का इंतजार कर रही थी, उसने मुझे लिफ्ट ऑफर की थी, लेकिन उसी समय रोहन बाइक लेकर आया और मैं उसके साथ चली गई थी। आज रोहन यहाँ नहीं था और वह युवक फिर से लिफ्ट देने का प्रयास कर रहा था। मैंने सोचा कि अनजान व्यक्ति से लिफ्ट लेना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे मना करते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं रिक्शा का इंतजार कर रही हूँ। उसने मेरी बात सुनकर कुछ पल सोचा, फिर गाड़ी से उतरकर मेरे पास आ गया। उसने कहा, रात के 11 बज चुके हैं। इस समय बारिश इतनी तेज है कि तुम्हें ऑटो मिलना लगभग नामुमकिन है। सड़क भी सुनसान है और इस तरह एक लड़की का अकेले खड़े रहना सुरक्षित नहीं है। प्लीज मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। उसकी बातों में सच्चाई थी। मैंने हालात को ध्यान में रखते हुए उसकी बात मानने का फैसला किया। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, धन्यवाद। फिर मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही उसने तुरंत हीटर चालू कर दिया ताकि ठंड से मुझे कुछ राहत मिले। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत भीग चुकी हो, अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। मेरा घर यहाँ से पास ही है। पहले वहाँ चलो, कपड़े बदल लो और थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इस बारिश में ठंड लग सकती है। मैं उसकी बात पर विचार करने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि घर पहुंचने तक मैं और ज्यादा भीग जाती। यह सोचकर मैंने उसकी बात मान ली। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, अगर यह कोई परेशानी नहीं है तो मैं तुम्हारे घर चल सकती हूँ। कुछ ही मिनटों में हम उसके घर पहुंच गए। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बैठाया और तुरंत एक तौलिया लाकर दिया। उसने कहा, तुम ये तौलिया ले लो, अपना सामान यहाँ रख दो और थोड़ा सुखा लो। उसके बाद वह मुझे अपने कमरे में ले गया। कमरे में सब कुछ बहुत व्यवस्थित और साफ सुथरा था। उसने अपनी अलमारी खोली और वहां से एक शर्ट और पैंट निकालकर मुझे दी। उसने कहा, तुम ये पहन लो, जब तक तुम्हारे कपड़े सूखते हैं तब तक ये पहन सकती हो। उसकी बात सुनकर मैंने हिचकिचाते हुए कपड़े ले लिए। फिर वह तुरंत कमरे से बाहर चला गया। मैं अपने शरीर को पोंछते हुए सामने दर्पण में देख रही थी। मैंने तय किया कि पहले अपने बाल सुखा लूं, क्योंकि गीले बालों के कारण मुझे सिर दर्द होने लगता है। मैं धीरे धीरे अपने बाल सुखा रही थी, इससे पहले कि मैं कपड़े पहन पाती। अचानक वह कमरे में आ गया। उस समय मैं केवल तौलिए में थी। उसने मुझे ऐसी स्थिति में देखा और कुछ क्षण के लिए वह चुपचाप मुझे देखता रहा। फिर उसने तुरंत सॉरी कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत असहज हो गई थी। एक अनजान युवक ने मुझे इस स्थिति में देखा था और मेरी शर्म से मैं राहत नहीं महसूस कर पा रही थी। मैंने तुरंत उसका शर्ट पहना, लेकिन उसकी पैंट मुझे फिट नहीं थी, इसलिए मैंने तौलिए से खुद को ढक लिया और बाहर निकल गई। वह मुझे देखकर बोला, माफ कर दो, पर मैंने दरवाजा खटखटाया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तब मुझे एहसास हुआ कि उसने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन मैं इतनी असहज थी कि मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। मैंने कहा, जो कुछ हुआ वो मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैं बहुत भ्रमित महसूस कर रही थी। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि मेरे कपड़ों का क्या किया जाए। उसने कहा, मैंने तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले हैं,
उन्हें सूखने में आधा घंटा लगेगा, तब तक थोड़ा आराम करो। उसने कहा, चलो कुछ खाते हैं। उस रात जब हम दोनों रसोई में गए, उसने मेरे लिए आमलेट और चाय बनाई। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने प्लेटें लगाईं और हम दोनों खाने के लिए बैठ गए। जैसे ही मैं खाने लगी, मैंने महसूस किया कि वह बार बार मेरी तरफ देख रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि शायद मेरी शर्ट का ऊपरी बटन खुला हुआ है। यह सोचते ही मैं थोड़ा असहज हो गई और तुरंत अपने शर्ट का बटन ठीक करने लगी। वह इस पर थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अचानक उसने मेरी ओर झुककर कहा, तुम प्रियसोम पहन लो, मैं तुम्हारे लिए लाकर देता हूं। मैंने उसकी बात सुनी और थोड़ी हैरानी में पड़ गई। हालांकि उसकी बात में कोई गलत इरादा नहीं लगा। उसने मेरे लिए अलमारी से प्रियसोम निकाला और मुझे पकड़ाते हुए कहा, यह पहन लो, इसमें तुम ज्यादा आराम महसूस करोगी। मैं प्रियसोम लेकर कमरे की ओर चली गई। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन शायद गड़बड़ी में दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। यह बात मेरी नजरों से छूट गई। मैं प्रियसोम पहनने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक बिना दरवाजा खटखटाए वह फिर से अंदर आ गया। वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा। मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन वह मेरे करीब आया और मुझे अपनी गोद में ले लिया। मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाई और बहक गई। मैं अचानक उसके प्रेम में खो गई। मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है। उसका स्पर्श अलग सा लग रहा था। आधे घंटे बाद अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि मैं क्या कर रही हूं, क्या यह सही है? जैसे ही यह विचार आया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे रुकने को कहा, तू ये क्या कर रहा है? मैं तुझे अच्छे से जानती भी नहीं। तब उसने शांति से कहा, मेरा नाम संतोष है। यह सुनकर मुझे झटका लगा, क्योंकि वह मेरे पास के ऑफिस का सीईओ था। वह बहुत अमीर और प्रतिष्ठित था। मुझे उसका चेहरा परिचित लगा, क्योंकि कई बार लिफ्ट में हम आमने सामने आए थे, लेकिन मैंने कभी उसे ध्यान से नहीं देखा था। मैंने उसे रुकने के लिए कहा और कहा, अब कुछ भी मत कर। वह रुक गया और मेरे आंखों से आंसू देखकर कमरे से बाहर चला गया। उसने सीमा पार नहीं की थी और मेरा सम्मान सुरक्षित रखा था। मैंने देखा कि मेरे कपड़े सूख चुके थे। मैंने कपड़े पहने और बाहर आई। संतोष शांति से बैठा था और मुझे नहीं देख रहा था, लेकिन मुझे उससे बात करनी थी। वह मेरी ओर न देखकर बोला, चल, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं सुनीता। हम दोनों गाड़ी में बैठे। मुझे उम्मीद थी कि संतोष हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ बोलेगा, लेकिन वह चुप रहा। उसने मेरी ओर देखे बिना गाड़ी चलाई। जब हम मेरे घर के पास पहुंचे तो उसने गाड़ी रोकते हुए कहा, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम छाता ले सकती हो। मैंने उसकी ओर देखा और वह शांत था। उसने अपनी पर्स से एक कार्ड निकालकर मुझे दिया। मैंने कार्ड लिया, लेकिन उसके न बोलने से मैं असहज हो गई। अचानक मैंने खुद को रोकने का फैसला किया। मैं गाड़ी से उतरकर घर में आई। अपने बेडरूम में जाकर मैं आधा घंटा विचार करती रही। मैंने उसके कार्ड को देखा जिसमें उसका फोन नंबर था। बिना सोचे मैंने उसका नंबर डायल किया। संतोष ने फोन उठाया। मैंने कहा, मैं सुनीता हूं। आज जो कुछ भी हुआ तो वह मुझे बीच में ही रोककर बोला, मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। उसका यह बोलना सुनकर मैं गोंधल गई। फोन रखकर अपने बेड पर लेट गई और उन पलों में खो गई। दूसरे दिन सुबह मैंने संतोष को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा। आज शनिवार था, इसलिए छुट्टी थी। इसका मतलब था कि संतोष मुझे ऑफिस में नहीं मिलने वाला था। उसका जवाब तुरंत आया, आज क्या कर रही हो? मुझे आज शादी के लिए शॉपिंग पर जाना था, लेकिन मैंने लिखा, मैं फ्री हूं। इस पर उसने लिखा, मेरे घर आ जाओ 12 बजे, दोपहर का खाना तैयार रखूंगा। मैंने घड़ी देखी, 10 बजे थे। मैं तुरंत तैयार हुई और अपने माता पिता को बताया कि मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। असल में मुझे संतोष से मिलना था। हमारे बीच जो हुआ उससे मेरे मन में गड़बड़ मच गई थी। मैं 12 बजे उसके घर पहुंची। उसने मुस्कुराते हुए मुझे अंदर बुलाया और कहा, खाना तैयार है, पहले खा लो, फिर बात करेंगे। हमने खाना खाया। खाने के बाद मैंने कहा, संतोष, कल जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मेरा विवाह तय हो गया है और 20 दिनों में शादी होनी है। यह सुनते ही उसके चेहरे पर गुस्सा
और दुहक स्पष्ट हो गया। वह कुछ समय चुप रहा। जब मैं जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम अपना विचार बदलती हो तो मैं यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। उसकी आंखों में उसके लिए प्रेम का एहसास हो रहा था। उसका एक साधा स्पर्श भी मेरे पूरे शरीर में एक अनोखा कंपन पैदा कर रहा था। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं इतनी कमजोर क्यों हो रही हूँ। अचानक मैं उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। उसके शब्द और भावनाएं मुझे आकर्षित कर रहे थे। मैंने उसे छोड़ने के लिए कठिनाई से खुद को रोका और फिर से रोहन के साथ शॉपिंग में व्यस्त हो गई। रात को घर लौटने पर रोहन का फोन आया, लेकिन उस समय मुझे उससे बात नहीं करनी थी। हमारे बीच फोन पर जो रोमांस होता था वह मुझे अब महसूस नहीं हो रहा था। मैंने उसे कहा, रोहन, मैं बहुत थक गई हूँ, कल बात करेंगे। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया, लेकिन सच तो यह था कि मैं संतोष को फोन करना चाहती थी। फोन उठाते ही उसने पूछा, आज क्या किया? मैंने जवाब दिया, मैं रोहन के साथ शादी की शॉपिंग में बिजी थी, लेकिन तुमने क्या किया? वह बोला, मैं सिर्फ तुम्हारे विचार में खोया हुआ था। उसने कहा, अगर कल टाइम हो तो प्लीज मेरे साथ खाने आना। मैंने उसे साफ साफ कहा कि मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें पता है मैं शादी करने जा रही हूँ। यह कहकर मैंने फोन रख दिया। लेकिन अगले दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, दोपहर के 12 बजे मैं उसके घर पहुंची। संतोष ने मुझे देखकर हंसते हुए अंदर बुलाया। खाने के बाद हम सोफे पर बैठे थे। अचानक वह मुझ पर झुका और रोने लगा। उसकी भावनाएं व्यक्त करने लगा। उसने पूछा, तूने कल कहा था कि आएगी नहीं, तो आज कैसे आई? क्या तुझे भी मेरे जैसा ही महसूस हो रहा है? फिर ये दूरी क्यों? चल इसे मिटा दे, संतोष ने कहा। तू मेरी है, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ सकता। चल मेरे साथ। वह मुझे अपनी गाड़ी से मेरे घर लेकर गया और सीधे अंदर चला गया। मेरे माता पिता ने उसे अजीब नजरों से देखना शुरू किया। संतोष ने अपने आप को पहचान कराया और फिर कहा, अब हम दोनों एक हो चुके हैं, हम अलग नहीं हो सकते। मेरी चेहरे पर उसके शब्दों से लालिमा आ गई। मुझे शर्म आ रही थी और मैं देख रही थी कि वह मेरे मम्मी पापा को यह कैसे बताएगा। मेरे माता पिता ने बड़े आश्चर्य से उसे देखा। पापा ने कहा, लेकिन बेटा, तुझे कुछ दिनों बाद रोहन के साथ शादी करनी है। संतोष ने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और जिसमें सिंदूर था। उसने तुरंत वो सिंदूर मेरी मांग में भर दिया और कहा, सुनीता, अब तू मेरी पत्नी है। इसके बाद वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर ले गया। मैं उस क्षण में क्या बोलूं? मैं उस भूकंप में बह गई थी। हमारा शादी टूट जाने के कारण रोहन का दिल टूट चुका था और मेरे माता पिता को यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अनजान लड़के के इतने करीब कैसे पहुंच गई और कैसे मैंने अपनी शादी तोड़कर उसके साथ रहने का निर्णय लिया। लेकिन शायद यह प्रेम था। प्रेम में हम कई बार होश खो देते हैं और यही मेरे साथ हुआ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम राजेश है। मेरी उम्र 50 साल है और मैं गांव में रहता हूं। मेरा बेटा काम की वजह से शहर में रहता है। 4 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं उसे और उसकी पत्नी को देखने के लिए शहर जाऊं। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा बेटा घर पर नहीं था और बहू घर में अकेली थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा, बहू ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, इतनी दूर से आपको हमारी याद कैसे आई? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, बहू, तुम जानती हो कि मैं कितनी दूर रहता हूं। अब मेरी उम्र हो गई है और आने जाने के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें और मेरे बेटे को देखने का मन हुआ, इसलिए आ गया। बहू ने कहा, सही है ससुर जी, अब जब आप आए हैं तो कुछ दिन हमारे साथ रहिए, ऐसे ही 2-3 दिन में वापस मत जाइए। मैंने उसकी बात मानते हुए कहा, बहू, अब मैं 2-3 महीने यहीं रुकने का सोच कर आया हूं। मेरी बात सुनकर बहू हंसने लगी और बोली, ससुर जी, आप तो अब पहले से ज्यादा भरदार लग रहे हैं। गांव का खाना बहुत अच्छा होता है, ऐसा लगता है। मैंने भी हंसते हुए कहा, बहू, गांव का खाना और कामकाज का असर है। अब यह बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा, वह कहाँ गया है? मेरी यह बात सुनते ही बहू का चेहरा उदास हो गया। उसकी उदासी देखकर मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ बहू, तुम अचानक उदास क्यों हो गई?
जब मैंने बहू से बेटे के बारे में पूछा तो वह कुछ पल चुप रही। फिर धीरे से बोली, ससुर जी, मैं आपको क्या बताऊं? कुछ दिनों पहले हमारा झगड़ा हुआ और वह गुस्से में घर छोड़कर कहीं चले गए। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, तुम क्या कह रही हो बहू? मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया? यह कैसे हो सकता है? बहू ने दुखी होकर कहा, ससुर जी, आप अपने बेटे को नहीं पहचानते। वह मुझसे प्रेम नहीं करते। हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी खुशी से नहीं रखा। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं और मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। अब आप ही बताइए, क्या मुझे अपने पति से प्रेम और सुख पाने का हक नहीं है? मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरा भी मन है। मुझे भी उनका साथ चाहिए, उनका समय चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। मैंने कहा, पर बहू, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें परेशानी थी तो मुझे बताने में देरी क्यों की? बहू ने उदास होकर कहा, ससुर जी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचे। मैंने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हालत और बिगड़ गए हैं। मैंने बहू को दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, अब चिंता मत करो। मुझे मेरे बेटे का पता लगाने दो। मैं उसे ढूंढकर यहां लेकर आऊंगा। तभी बहू ने कहा, ससुर जी, उनके ऑफिस के दोस्त का फोन आया था। उन्होंने बताया कि आपका बेटा फिलहाल उनके साथ है। शायद वह गुस्से में है और समय लेना चाहता है। मैंने उसकी बात सुनी और समझाया, बहू, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उससे बात करूंगा और सब ठीक कर दूंगा। फिर बहू ने बात बदलते हुए कहा, ससुर जी, इन सब बातों को छोड़िए। आप बताइए, यहां आकर आपको कैसा लग रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, यहां आकर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मन भारी हो गया है। फिर भी तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यह सुनकर बहू थोड़ी शर्मा गई और बोली, तो क्या पहले मैं सुंदर नहीं लगती थी? मैंने हंसते हुए कहा, पहले भी तुम सुंदर थी, लेकिन अब तुम पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही हो। शायद यह मेरी उम्र का असर है कि मैं चीजों को अब और ज्यादा महसूस कर रहा हूं। मेरी बहू स्वभाव से बहुत खुली और मोकला मन की थी। मैंने जो कुछ भी कहा उसने उसे सहजता से लिया। न तो वह मेरी बातों का बुरा मानती थी और न ही उनमें कोई शर्म महसूस करती थी। वह सहजता से हंसती और खुलकर बातें करती थी। थोड़ी देर बाद बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछो बहू, जो भी पूछना है। वह बोली, सासू मां के निधन के बाद क्या आपने कभी किसी के साथ आनंद लिया है? उसका सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर हंसते हुए बोला, बहू, तुम जानती हो कि मैं नई उम्र की लड़कियों में कोई रुचि नहीं रखता। मुझे तो तुम्हारे जैसी ही उम्र की महिलाएं पसंद हैं। मेरे जवाब पर वह थोड़ा चौंकी और फिर शरारती अंदाज में बोली, हाँ, मुझे पता है। शायद यही वजह है कि आप हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, मैं भले ही इतने दिनों से तुमसे दूर था, लेकिन मेरा मन हमेशा तुम्हारे ही बारे में सोचता रहा। तुम्हारी चिंता, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी बातें सब मेरे मन में रहती थी। मेरी बात सुनकर बहू ने पहली बार हल्की सी शर्म महसूस की। वह थोड़ी मुस्कुराई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। एक दिन मैं अपनी बहू के कमरे में गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा कि वह अपने लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। वह स्क्रीन पर इतनी ध्यान से देख रही थी कि उसे मेरे कमरे में आने का आभास तक नहीं हुआ। मैंने सहजता से पूछा, बहू, तुम क्या देख रही हो? मेरी आवाज सुनते ही वह चौंकी। उसने तुरंत लैपटॉप का स्क्रीन बंद कर दिया और मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में एक हल्की झिझक थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बहू? तुम इतनी ध्यान से क्या देख रही थी? लेकिन उसने इस सवाल को नजरअंदाज कर दिया और जानबूझकर बात को बदलने की कोशिश की। उसने कहा, ससुर जी, आप यहां क्यों आए? कुछ चाहिए था? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, सच कहूं तो मुझे भूख लगी है। प्लीज कुछ खाने के लिए बना दो। वह तुरंत उठ गई और बोली, ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ तैयार करती हूं। इसके बाद वह जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसके व्यवहार में हल्की बेचैनी थी, जो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रही थी। जब बहू कमरे से बाहर गई तो मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा,
आखिर ऐसा क्या है जो बहू इतनी गंभीरता से देख रही थी और मेरे आने पर उसने इतनी जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया? मुझे खुद को रोक पाना मुश्किल लगा। मैंने धीरे से बहू का लैपटॉप चालू किया। जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई, मैं हैरान रह गया। जो कुछ मैंने स्क्रीन पर देखा, उसे देखकर मेरा मन विचलित हो गया। ऐसा कुछ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए। अब मुझे समझ में आने लगा था कि बहू इतनी बेचैन क्यों थी और क्यों उसने लैपटॉप तुरंत बंद कर दिया था। यह सोचकर मैं उलझन में पड़ गया कि इस विषय पर बात करना सही होगा या नहीं। उसी समय मुझे बहू के पैरों की आवाज सुनाई दी। वह वापस कमरे में आ रही थी। मैंने घबराहट में लैपटॉप जल्दी से बंद कर दिया और उसे बगल में रख दिया, जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। बहू कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, ससुर जी, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। आप भूखे थे, इसलिए मैंने जल्दी से कुछ तैयार कर दिया। चलिए, खाना खा लीजिए। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद मैं उससे सीधे बात करूं। मैंने सोचा, अगर मैं बहू से पूछूं कि क्या वह मुझसे अपने मन की बात करना चाहती है या अगर उसे कोई दिक्कत हो तो मैं उसका समाधान कर सकता हूं, तो शायद वह नाराज हो जाएगी। यह सोचकर मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मैं समझ गया कि यह विषय संवेदनशील है और इसे बिना उसकी मर्जी के छेड़ना उचित नहीं होगा। मैंने उससे कुछ भी पूछने का इरादा त्याग दिया और उसके साथ भोजन करने चला गया। एक रात जब सब कुछ शांत था, तो मैंने अपनी बहू के कमरे से धीमी धीमी आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से बात कर रही हो। आवाजें स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन बातचीत के स्वर में कुछ ऐसा था जिसने मेरे मन को बेचैन कर दिया। शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी। मैं सोचने लगा, इतनी रात को बहू किससे बात कर रही है? कुछ मिनटों तक खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं धीरे धीरे बहू के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और मैंने बिना कोई आवाज किए अंदर झांकने की कोशिश की। बहू फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन बातचीत के कुछ शब्द मेरे कानों तक पहुंचे। मैंने उसे कहते सुना, तुम्हें इसके लिए मेरे घर आना पड़ेगा और पूरी रात मेरे साथ रहना पड़ेगा। उसके यह शब्द सुनकर मैं अवाक रह गया। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं और मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बहू ऐसी बातें कर रही है। मैंने खुद से कहा, यह मैं क्या सुन रहा हूं? क्या यह वही बहू है जिसे मैंने हमेशा सीधा साधा और मोकला मन का समझा था? वह ऐसा क्यों कह रही है? किससे बात कर रही है? इसके बाद मैंने देखा कि बहू फोन काटने के बाद कमरे में इधर उधर घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज की तैयारी कर रही हो। उसकी हरकतों ने मेरे मन में और भी ज्यादा संदेह भर दिया। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुक पाया। मैंने सोचा कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वह गलत समझ सकती है। इसलिए मैं धीरे धीरे अपने कमरे में लौट आया। अपने बिस्तर पर लेटते ही मेरे मन में बहू की बातें और उसकी हरकतें घूमने लगी। वह किससे बात कर रही थी? क्या वह सच में किसी को घर बुला रही थी? और अगर ऐसा है तो क्यों? उस रात मैं सोने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी बेचैनी मुझे सोने नहीं दे रही थी। बहू की कही बातों और उसके व्यवहार पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे मन में लगातार सवाल उठते रहे और मैं यह सोचता रहा कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि बहू स्नान करके कमरे से बाहर आ रही थी। उसके गीले बालों में तौलिया लिपटा हुआ था और वह बाल सुखाने में व्यस्त थी। उसकी सादगी और ताजगी देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने खुद को संयमित रखा और उससे कहा, बहू, मुझे नाश्ता दे दो, भूख लग रही है। वह मुस्कुराते हुए रसोई में गई और थोड़ी देर में मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। जब वह मेरे पास नाश्ता देने आई तो अचानक उसका पैर फिसल गया। वह संतुलन नहीं रख पाई और फर्श पर गिर गई। गिरते ही वह दर्द से कराहने लगी। मैं घबरा गया और तुरंत उसकी मदद के लिए झुक गया। मैंने उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए और उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की। जब मैंने उसके हाथों को छुआ तो मुझे एक अलग सा एहसास हुआ जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उस पल मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में हल्का दर्द था, लेकिन उनमें कुछ ऐसा भी था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था।
मैंने उसे उठाने के बहाने उसके हाथों को थोड़ी देर तक मजबूती से पकड़े रखा। शायद मैं यह जानना चाहता था कि वह इस स्थिति को कैसे महसूस कर रही है। बहू ने मेरी ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरों में न कोई विरोध था और न ही कोई शिकायत। मैंने सोचा कि शायद वह भी इस पल को महसूस कर रही होगी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे उठने में मदद की। वह संभल कर खड़ी हो गई और अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। मैंने उससे पूछा, बहू, तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? वह मुस्कुराई और बोली, मैं ठीक हूं ससुर जी, बस जरा सा फिसल गई थी। आप जरा बैठिए, मैं दूसरा नाश्ता लेकर आती हूँ। इसके बाद वह वापस रसोई की ओर चली गई और मैं हॉल में बैठा था। तभी मैंने देखा कि वह मेरी ओर तिरछी नजर से हंस रही थी। अब मुझे भी बहू के बारे में ऐसे विचार आने लगे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमारे बीच जो रिश्ता है उसे मैं बदनाम नहीं होने दूंगा। इसके बाद मैंने उस घटना को वहीं भुला दिया। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था और गहरी नींद में था। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा हो। यह स्पर्श बेहद कोमल और स्नेहपूर्ण था, जिससे मेरी नींद टूट गई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। मेरे सामने बहू बैठी थी। वह शांत और स्नेह भरी नजरों से मुझे देख रही थी। उसके हाथ अभी भी मेरे सिर पर थे। मैंने थोड़ा चौंक कर पूछा, बहू, तुम यहाँ इस समय? क्या हुआ? बहू मुस्कुराई और बोली, ससुर जी, आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? मैं ही हूं, चिंता मत करो। बस आपके सिर पर हाथ फेरते फेरते मैं यहाँ बैठ गई। उसकी बात सुनकर मैं कुछ समझ नहीं पाया। मुझे उसके व्यवहार पर हैरानी हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तभी बहू ने गंभीरता से मुझसे पूछा, ससुर जी, आपको मेरे बारे में क्या लगता है? मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने जवाब दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहती हो। बहू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ससुर जी, मैं जो कहना चाहती हूँ शायद वह आप पहले ही समझ गए होंगे। मेरे दिल की बात आपको पता चल गई होगी। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि मुझे देखकर आपके मन में कैसी भावना आती है। मैंने कहा, बहू, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। बहू ने कहा, हाँ बोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा, बहू, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं काफी दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। बहू ने पूछा, तुम अब तक किसका इंतजार कर रहे हो? मैंने कहा, हमारा एक पवित्र रिश्ता है, सास और बहू का, और मैं नहीं चाहता कि यह बदनाम हो। मेरे यह बोलने पर बहू हंसने लगी और बोली, ससुर जी, अब आप ही मुझे खुशी दे सकते हैं। तब मैंने कहा, बहू, यह सही मौका है। फिर मैंने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब और सहन नहीं होता, चलो जल्दी हम आनंद लेते हैं। और फिर हमने उस रात 3-4 बार आनंद लिया। उस दिन तुम अपने लैपटॉप के साथ अपने कमरे में बैठी थी, और जब तुम नाश्ता बनाने के लिए रसोई में गई, तब मैंने तुम्हारे लैपटॉप में जो देखा, उससे मुझे यह समझ में आया कि जो खुशी तुम्हें चाहिए वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इसलिए मैंने आज इस सही मौके का फायदा उठाकर तुम्हें खुशी दी। फिर बहू ने कहा, ससुर जी, जब आपका बेटा मुझे छोड़कर गया था तब मुझे बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैंने कहा, लेकिन बहू, तुम्हारा कहना था कि तुम्हारा बेटा गुस्से में कहीं चला गया है। बहू ने कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुझे लगा कि तुम इतने दिनों बाद आए हो और तुम आकर परेशान मत हो। अगर तुम परेशान होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बहू ने कहा, जब वह मुझे छोड़कर गया था तब से मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रहीं। यह कहकर वह उदास हो गई। मैंने कहा, बहू, तुम उदास मत हो। जब तक मेरा बेटा तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता तब तक मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। यह सुनकर बहू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वह नाश्ता बनाने किचन में चली गई। मैं बहू के घर में 6 महीने रहा और 6 महीने मैंने रोज उसके साथ समय बिताया। दोस्तों, जब किसी औरत को अपने पति से मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक संतोष नहीं मिलता तो वह बाहर कहीं और इस संतोष की खोज कर सकती है। यदि किसी महिला की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो वह अपने सुख के लिए दूसरों से जुड़ने की कोशिश कर सकती है। पति को अपनी पत्नी की भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वह किसी गलत रास्ते पर न जाए
और अपने रिश्ते में संतुष्ट रहे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम लोग गांव के रहने वाले हैं। हमारा गांव शहर से 45 किलोमीटर दूर है। पास के ही एक शहर में भैया की शादी हो गई। रेशमा भाभी बहुत ही अच्छी थी और खूबसूरत थी। भैया की उम्र 24 साल की थी। वो उम्र में भैया से 1 साल छोटी थी। मैं रेशमा भाभी से उम्र में 5 साल छोटा था। रेशमा भाभी शहर की पढ़ी लिखी और फैशनेबल युवती थी। शादी के बाद भैया की नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई। वो पटना में ही रहने लगे। वो खुद ही घर का सारा काम करते थे और खाना भी बनाते थे। जब उन्हें खाना बनाने में और घर का काम करने में दिक्कत होने लगी तो उन्होंने रेशमा भाभी को भी पटना बुला लिया। मम्मी तो थी नहीं, केवल पापा ही थे। कुछ दिनों के बाद पापा का भी स्वर्गवास हो गया तो भैया ने मुझे अपने पास ही रहने के लिए बुला लिया। मैं उनके पास पटना आ गया और वहीं रहकर पढ़ाई करने लगा। भाभी पटना में रहकर बिल्कुल शहरी मादर हो गई थी। वो खुद को कई किट्टी पार्टियों और दूसरे सामाजिक सम्मेलनों में खुद को व्यस्त रखती थी। मैंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर नौकरी की तलाश में लग गया। अभी मुझे नौकरी तलाश करते हुए 1 साल ही गुजरा था कि भैया का रोड एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया। उस समय मेरी उम्र 21 साल की हो चुकी थी। अब तक मैं एकदम हट्टा कट्टा नौजवान हो गया था। मैं बहुत ही ताकतवर भी था क्योंकि गांव में कुश्ती भी लड़ता था। मुझे भैया की जगह पर नौकरी मिल गई। अब घर पर मेरे और भाभी के अलावा कोई नहीं था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं भी उनकी पूरी देखभाल करता था और वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। भाभी को भी एक कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी मिल गई थी और साथ ही उनको ही घर का सारा काम करना पड़ता था, इसलिए मैं भी उनके काम में हाथ बंटा देता था। वो मुझसे बार बार शादी करने के लिए कहती थी। एक दिन भाभी ने शादी के लिए मुझ पर ज्यादा दबाव डाला तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। भाभी की एक सहेली थी जो कि उनके मायके के शहर में ही रहती थी। उनकी एक चचेरी छोटी बहन थी जिसका नाम चिंकी था। भाभी ने चिंकी के साथ मेरी शादी की बात चलाई। बात पक्की करने से पहले भाभी ने मुझे चिंकी की फोटो दिखाकर मुझसे पूछा, कैसी है? मैं चिंकी की फोटो देखकर दंग रह गया। मैं समझता था कि गरीब लड़की है, ज्यादा खूबसूरत नहीं होगी, लेकिन वो तो बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने हाँ कर दी। चिंकी की उम्र अभी 20 साल की ही थी। खैर शादी पक्की हो गई। चिंकी के मम्मी पापा बहुत गरीब थे। 1 महीने के बाद ही हमारी शादी एक मंदिर में हो गई। शादी हो जाने के बाद दोपहर को भाभी मुझे और चिंकी को लेकर पटना आ गई। भाभी ने चिंकी को अच्छे से नए कपड़े वगैरह में फिर तैयार किया और पास के एक ब्यूटी पार्लर में उसका श्रृंगार इत्यादि भी करवाया। घर पर कुछ पड़ोस के लोग बहू देखने आए। जिसने भी चिंकी को देखा उसकी बहुत तारीफ की। शाम तक सब लोग अपने अपने घर चले गए। रात के 8 बज रहे थे। भाभी ने मुझसे कहा, आज मैं बहुत थक गई हूं, तुम जाकर होटल से खाना ले आओ। मैंने कहा, ठीक है। मैंने झोला उठाया और खाना लाने के लिए चल पड़ा। मेरा एक दोस्त था सूरज, उसका एक होटल था। मैं सीधा सूरज के पास गया। सूरज बोला, आज इधर कैसे? मैंने उससे सारी बात बता दी। वो मेरी शादी की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। हम दोनों कुछ देर तक गपशप करते रहे। हम दोनों ने 1-2 पैक भी पिए। मुझे चिंता नहीं थी क्योंकि भाभी इस मामले में काफी खुले विचारों की थी और खुद भी कई बार ड्रिंक करती थी। सूरज ने मुझसे कहा, तुझे मजा लेना हो तो मैं एक तरीका बताता हूं। मैंने कहा, बताओ। वो बोला, तुम चिंकी को कुछ दिन तक हाथ भी मत लगाना, तुम केवल अपने आप को काबू में रखना। मैंने सोचा कि सूरज ठीक ही कह रहा है। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। उसने मेरे लिए सबसे अच्छा खाना जो कि उसके होटल में बनता था पैक करवा दिया। मैं खाना लेकर घर वापस आ गया। हम तीनों ने खाना खाया।
भाभी ने चिंकी को मेरे रूम में पहुंचा दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाया। मैंने देखा कि उनके पलंग के पास स्टूल पर एक शराब की बोतल खुली रखी थी और पास ही ग्लास में शराब भरी थी। मैंने पहले कभी भाभी के पास पूरी बोतल नहीं देखी थी। कभी अगर उन्हें पीने का मूड होता तो मुझसे कहकर प्रवा या अद्धा ही मंगवाती थी, और वो भी हम दोनों शेयर करते थे, क्योंकि हम दोनों को ही ज्यादा पीने की आदत नहीं थी। मैंने कहा, भाभी ये क्या पूरी बोतल? आप अकेले मत पी जाना, आपको कंट्रोल नहीं रहता। वो बोली, तू मेरी फिक्र मत कर, आज खुशी का दिन है, पर मैं ज्यादा नहीं पीऊंगी। खैर तू जरूरी बात सुन। और कहने लगी, चिंकी अभी छोटी है, उसके साथ बहुत आराम से करना। मैंने मजाक किया, मुझे करना क्या है? वो बोली, शैतान कहीं का, तू तो ऐसे कह रहा है कि जैसे कुछ जानता ही नहीं। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम है। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले उससे प्यार की 2 बातें करना, जल्दी मत करना, नहीं तो वो बहुत चिल्लाएगी। वो अभी 20 साल की ही है, समझ गए ना? मैंने कहा, हाँ मैं समझ गया। भाभी ने कहा, अब जा अपने कमरे में। मैं अपने कमरे में आ गया। चिंकी बेड पर बैठी थी, मैं भी उसके बगल में बैठ गया। मैंने उससे पूछा, मैं तुम्हें पसंद हूं? उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। मैंने कहा, ऐसे नहीं, बोल कर बताओ। उसने शर्माते हुए कहा, हाँ। मैंने पूछा, कहां तक पढ़ी हो? वो बोली, केवल इंटर तक। मैंने कहा, मेरी भाभी ने मुझे कुछ सिखाया है, क्या तुम्हें भी किसी ने कुछ सिखाया है? वो कुछ नहीं बोली तो मैंने कहा, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं बाहर चला जाऊंगा। इतना कहकर मैं खड़ा हो गया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसकी बगल में बैठ गया। मैंने कहा, अब बताओ। वो कहने लगी, मेरे घर पर केवल मेरे मम्मी पापा ही है, उन्होंने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मेरी दीदी जो मेरे ताऊजी की बेटी है, उन्होंने मुझसे कहा था कि बहुत दर्द होगा, उस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करना, ज्यादा चीखना और चिल्लाना मत, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। भाभी काफी फैशनेबल थी और अपने काम पर और घर में भी ज्यादातर समय ऊंची एड़ी के सैंडल पहने रहती थी, और मुझे औरतों के सुंदर पैरों में ऊंची एड़ी के सैंडल देखकर अजीब सी खुशी मिलती थी। किस्मत से चिंकी को भी भाभी ने ऊंची एड़ी के सैंडल पहना दिए थे। मैं उसके संगमरमर जैसे खूबसूरत बदन को देखकर दंग रह गया। वो बोली, मुझे गुदगुदी हो रही है। मैंने पूछा, अच्छा नहीं लग रहा है? वो बोली, बहुत अच्छा लग रहा है। उसने मेरा हाथ हटा दिया तो मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, बहुत जोर की गुदगुदी हो रही है। मैंने कहा, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? वो बोली, अच्छा तो लग रहा है। मैंने कहा, तुमने मेरा हाथ क्यों हटाया? अगर तुम ऐसा ही करोगी तो मैं बाहर चला जाऊंगा। वो बोली, ठीक है, मैं अब तुम्हें कुछ भी करने से मना नहीं करूंगी। मैंने कहा, फिर ठीक है। मैंने कहा, अगर तुम ऐसे चीखोगी तो भाभी आ जाएगी। वो बोली, दर्द हो रहा है। मैंने कहा, दर्द तो होगा ही। वो बोली, तब तो मुझे बहुत दर्द होगा। मैंने कहा, इसीलिए तो तुम्हारी दीदी ने तुमसे कहा था कि दर्द को बर्दाश्त करना, ज्यादा चीखना चिल्लाना मत। वो बोली, मैं समझ गई। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए भाभी को पुकार रही थी, दीदी बचा लो मुझे, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे, बहुत दर्द हो रहा है। तभी कमरे के बाहर से भाभी की आवाज आई, राहुल क्या हुआ? चिंकी इतना क्यों चिल्ला रही है? भाभी ने कहा, तुम दोनों बाहर आ जाओ, मैं चिंकी को समझा देती हूं। मैंने लुंगी पहन ली और चिंकी से कहा, बाहर चलो, भाभी बुला रही है। वो उठना चाहती थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। मैंने उसे सहारा देकर खड़ा किया। उसने केवल अपनी साड़ी बदन पर लपेट ली। मैं उसे सहारा देकर बाहर ले आया, क्योंकि वो दर्द के मारे ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। साथ ही उसे ऊंची एड़ी के सैंडल पहनने की आदत भी नहीं थी। भाभी ने चिंकी से पूछा, इतना क्यों चिल्ला रही थी? वो रोते हुए भाभी से कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। भाभी ने कहा,
इसका मतलब तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। तुम चाहो तो चिंकी से पूछ लो। भाभी ने चिंकी से पूछा, क्या ये सही कह रहा है? उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। भाभी ने चिंकी से कहा, तुम कमरे में जाओ, मैं इसे समझा बुझाकर भेजती हूं। चिंकी कमरे में चली गई। मैंने देखा कि भाभी की आंखें नशे में लाल सी थी और उन्होंने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले थे। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, इस बार बहुत सावधानी रखना, नहीं तो मैं बहुत मारूंगी। भाभी ने कहा, फिर तो ऐसे काम नहीं बनेगा। तुम इसके साथ थोड़ी सी जबरदस्ती करना, लेकिन ज्यादा जबरदस्ती मत करना। ये अभी 20 साल की है, इसलिए इसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैंने कहा, ठीक है। इतना कहकर भाभी मुस्कुराने लगी। फिर वो और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगी, दीदी बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर भाभी ने बाहर से पूछा, अब क्या हुआ? वो रोते हुए कहने लगी, दीदी मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। भाभी ने कहा, अच्छा तुम दोनों बाहर आ जाओ। उसके बाद हम दोनों ने कपड़े पहने और बाहर आ गए। चिंकी ठीक से चल नहीं पा रही थी। मैं उसे सहारा देकर बाहर ले आया। बाहर आने के बाद भाभी चिंकी को समझाने लगी, देखो चिंकी, अगर तुम ऐसे ही चिल्लाओगी तो काम कैसे बनेगा? हर औरत को दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। चिंकी रो रो कर कहने लगी, दीदी मैंने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मेरे मुंह से चीख निकल गई। भाभी ने कहा, ये तो सबका बड़ा होता है। चिंकी बोली, दीदी मेरी बात पर विश्वास करो, इनका शरीर बहुत बड़ा है। मैंने बहुत से आदमियों को देखा है, लेकिन इनके जैसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तुम चाहो तो खुद ही देख लो, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। भाभी के हाथ में शराब का भरा ग्लास था। उन्होंने एक घूंट पीते हुए मुझसे कहा, राहुल दिखा तो सही, जरा मैं भी तो देखूं कि ये बार बार क्यों इतना बड़ा कह रही है। मैंने कहा, भाभी मुझे शर्म आती है। भाभी ने कहा, मैं तो तेरी भाभी हूं, मुझसे कैसी शर्म? भाभी ने चिंकी से कहा, तेरा बात सच है, तुम्हें दर्द को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। भाभी ने चिंकी को बहुत समझाया तो वो मान गई। भाभी ने चिंकी से कहा, अब तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इसे समझा बुझाकर तुम्हारे पास भेज देती हूं। चिंकी कमरे में चली गई। रात के 2 बज रहे थे। भाभी ने फिर अपने ग्लास में शराब ले ली और 2 घूंट पीकर मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगी, देवर जी तुम तो सच में बड़े और शानदार भी हो। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। मेरा मन इसे हाथ में पकड़कर देखने को कह रहा है, देख लूं? उनकी आवाज नशे में कांप रही थी। मैंने कहा, भाभी आप क्या कह रही हो? आज आपने बहुत ज्यादा पी ली है और आप नशे में हो। वो बोली, तुम्हारे भैया को गुजरे हुए 1 साल हो गया। आखिर मैं भी तो औरत हूं और जवान भी। मेरा मन भी कभी कभी इधर उधर होने लगाता है। तुम तो मेरे देवर हो। हर औरत अच्छे लड़के को पसंद करती है। मुझे भी तुम्हारा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर मैं तुमसे लग जाती हूं तो मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कहानी जारी रहेगी। मेरा नाम सुनीता है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ और मेरे शादी को 4 साल हो चुके हैं। मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए हम शहर में शिफ्ट हो गए थे। मेरे सास ससुर गांव में रहते थे। मेरे पति सरकारी सेवा में थे, लेकिन वे देखने में अच्छे नहीं थे। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो बहुत काले थे और उम्र में मुझसे बड़े थे। मैं देखने में सुंदर थी और मुझे मेकअप करके पार्टी में जाना बहुत पसंद था। मैंने अपने पति की सैलरी देखकर ही उससे शादी की थी। मुझे लगता था कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम अपनी जिंदगी अपनी तरह जी सकते हैं। पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, इसलिए मैंने एक अमीर आदमी से शादी की। वो भी शहर में अकेला रहता था, तो मुझे सास ससुर की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि सब कुछ मेरे मन मुताबिक था, सिर्फ पति को छोड़कर। कहते हैं ना, एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज खोनी पड़ती है। एक दिन मेरे पति अपने चचेरे भाई को लेकर घर आए।
जो गांव में पढ़ाई कर रहा था। वो अब इंजीनियरिंग करने शहर में आया था। शहर में नए होने की वजह से उसकी रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मेरे पति ने उसे कुछ दिनों के लिए हमारे घर लाने का फैसला किया। वो बहुत सुंदर था और मैं उसकी ओर देखती रही। देखकर मेरा मन हुआ जैसे मेरे सपनों का राजकुमार सामने खड़ा है। मेरे पति ने हमारी और उसकी पहचान करवाई, क्योंकि उसके पेपर होने के कारण वो हमारे शादी में नहीं आ पाया था। मैंने जब उसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो उसने मुझसे दूर से हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ये देखकर मैं थोड़ी गड़बड़ हो गई और खुद ही शर्माकर अपना हाथ खींच लिया। मेरे पति ने बताया कि वो इंजीनियरिंग करने के लिए शहर आया है और जब तक उसकी रहने की व्यवस्था नहीं होती वो हमारे साथ रहेगा। मैंने अपने पति से कहा, ठीक है, मुझे तो घर में बहुत बोरियत होती है आपके काम पर जाने के बाद, इससे मेरा समय भी अच्छा बीतेगा। फिर मेरे पति ने उसकी रहने की व्यवस्था गेस्ट रूम में कर दी और मुझसे कहा, रोहन को जो चाहिए वो बताने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, क्योंकि मैं तो दिन भर काम पर रहता हूँ। दूसरे दिन सुबह मैं जल्दी उठी, नहा के अच्छे से तैयार हुई और अपने कमरे से बाहर निकली। बाहर का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि रोहन हॉल में एक्सरसाइज कर रहा था। उसके मजबूत शरीर को देखकर मेरी इच्छाएं जागृत होने लगीं। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने जल्दी से शर्ट पहनकर अपने कमरे में चला गया। मैंने अपनी सभी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए उसके लिए नाश्ते में स्पेशल आलू पराठे बनाए। थोड़ी देर बाद मेरे पति और रोहन दोनों नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठे, लेकिन रोहन तो मेरी ओर देखने के लिए भी तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि उसे मेरी ओर देखना चाहिए और एक नज़र में मुझसे प्यार कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी आसानी से मुझसे प्यार में पड़ सकता था। लेकिन वो तो सिर्फ अपनी नजरें नीचे रखकर नाश्ता कर रहा था। फिर मैंने ही उससे पूछा, रोहन, नाश्ता कैसा है? वो लजाते हुए बोला, भाभी, नाश्ता बहुत अच्छा है, धन्यवाद। इतना कहकर उसने अपना नाश्ता खत्म किया और तुरंत अपने कमरे में चला गया। कुछ समय बाद मेरे पति और रोहन दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। तब मैंने रोहन से पूछा, रोहन, तुम पहले दिन से ही कॉलेज जा रहे हो क्या? तो उसने कहा, हाँ भाभी, मुझे अपनी रहने की भी व्यवस्था करनी है। ये कहकर मेरे पति और रोहन दोनों घर से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद पूरा दिन मैं सिर्फ रोहन के ही ख्यालों में खोई रही। मेरा ध्यान पूरे दिन सिर्फ घड़ी पर था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब शाम आएगी तब रोहन घर वापस आएगा। मुझे यकीन था कि आज नहीं तो कल वो जरूर मेरे खूबसूरती के जाल में फंस जाएगा और मेरे करीब आएगा। शाम को मैंने बहुत खूबसूरत शॉर्ट ड्रेस पहनी। सच कहूं, मेरे शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन आज तक मैंने अपने पति के लिए ऐसा कभी तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरुआत में थोड़े दिन मैं उनके लिए तैयार रहती थी, लेकिन धीरे धीरे घरेलू कामों में व्यस्त हो गई और अपने प्रति ध्यान नहीं दिया। मेरे पति मुझे कभी किसी पार्टी में ले जाते थे, तब मैंने अच्छा तैयार होना था, क्योंकि वहां भी युवा और सुंदर लड़के होते थे। जब भी मैं अपने पति के साथ पार्टी में जाती थी, सब लोग मुझे हंसते हुए देखते थे और कहते थे कि तेरी बीवी तो बहुत ही खूबसूरत है। उनकी बातें सुनकर मुझे अपने आप पर बहुत गर्व होता था और अपने पति पर गुस्सा आता था। फिर शाम को मेरे पति और रोहन घर आए। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे पति मुझे देखकर खुश हुए, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने इतनी अच्छी तैयारी की थी। लेकिन जिस रोहन के लिए मैंने इतना तैयार किया था, उसने मुझ पर एक नजर भी नहीं डाली। वो सीधे अपनी रूम में चला गया। उसकी इस हरकत से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सोच रही थी कि वो खुद को समझता क्या है। इतनी सुंदर लड़की उसके सामने है और वो ऐसा कैसे व्यवहार कर सकता है। तभी मेरे पति मेरे पास आए और बोले, सुनीता, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, तुम रोज मेरे लिए क्यों नहीं ऐसा तैयार होती? मैंने जवाब दिया, अभी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है और मेरा मूड भी ठीक नहीं है। मैं कितनी देर से तुम्हारी राह देख रही थी, अब बहुत देर हो गई है और मुझे खाना भी बनाना है। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। आराम से बैठकर मैंने खुद को देखा। अपने हाथों की कंगन और कान की बालियां टेबल पर रख दी और ड्रेस बदलकर रसोई में खाने के लिए चली गई। उसके बाद से 5-6 दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन रोहन मेरे लिए वैसा ही व्यवहार करता रहा। उसने एक बार भी मेरी तरफ देखकर नहीं देखा। जितना मेरा मन उसके पास जाने के लिए बेचैन था, उतना ही वो मुझसे दूर रहता था।
अब मुझे किसी भी तरह उसे पाना था। मेरे पास सिर्फ कुछ दिन बचे थे, क्योंकि अगर उसकी रहने की व्यवस्था कहीं और हो गई तो मुझे उसे वापस पाने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर वो मेरे प्रेम के जाल में फंस गया तो मैं उसे यहां से जाने नहीं दूंगी। एक दिन मैं छत पर कपड़े डालने गई थी, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक कल्पना आई। मैंने जानबूझकर सीढ़ी पर एक पैर मोड़ लिया और नीचे गिर गई। जैसे ही मैंने सीढ़ियों से फिसला, मेरे पैर में चोट आई। मेरी चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे पति और रोहन दोनों दौड़ते हुए मेरे पास आए। मेरे पति मुझे गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पैर की हड्डी टूट गई है और मुझे प्लास्टर लगवाना पड़ेगा। ये सुनकर मेरे पति को बहुत बड़ा झटका लगा। वो मेरे लिए बहुत चिंतित थे, लेकिन मुझे उस दुख की बिल्कुल चिंता नहीं थी। मेरा सिर्फ एक लक्ष्य था, रोहन को पाना। घर आने के बाद मेरे पति ने मुझसे कहा कि डॉक्टर ने 20 दिन तक प्लास्टर रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, मैं इतने दिनों की छुट्टी नहीं ले सकता। अब तुम किसकी देखभाल करोगी? तुम तो एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकती। तब रोहन ने कहा, भाई तुम चिंता मत करो, जब तुम काम पर जाओगे तब मैं भाभी की देखभाल कर लूंगा। ये सुनकर मेरे पति को राहत मिली। उन्होंने कहा, भगवान की तरह तुम दौड़कर आए हो, अब मैं अपनी चिंता छोड़कर काम पर जा सकता हूं। फिर वो अपने काम पर चले गए। अब मेरे पास यह सुनहरा मौका था। मैं अपने कमरे में थी और रोहन हॉल में अपने मोबाइल पर व्यस्त था। मैंने उसे आवाज दी और अपने कमरे में बुलाया। वो तुरंत मेरे कमरे में आया। मैंने कहा, मुझे यहाँ बैठकर बहुत बोरियत हो रही है, चलो मुझे हॉल में ले चलो। लेकिन उसने कहा, भाभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब भाई आएंगे तब वो तुम्हें हॉल में ले जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं लेकर आऊंगा। उसकी इस बात पर मैं कुछ नहीं कह सकी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जब जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगी। मेरी बात सुनकर वो फिर से हॉल में चला गया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिसके लिए मैंने खुद को चोटिल किया, वो मेरे बारे में इतना कम सोच रहा था। दूसरे दिन मैंने जानबूझकर बिस्तर से गिरने का नाटक किया और जोर से चिल्लाने लगी। वो तुरंत मेरे कमरे में दौड़ता हुआ आया और मुझे गिरा हुआ देखकर मुझे सहारा देने लगा। उसने मेरा एक हाथ अपने कंधे पर रखा और दूसरा हाथ मेरी कमर पर। उसके स्पर्श से मुझे बेचैनी हो रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उसकी बाहों में खो जाऊं। उसने मुझे उठाकर बेड पर बिठाया और पूछा, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? मैंने कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं लगी। फिर उसने कहा, ठीक है, तुम अपनी देखभाल करो, और कमरे से बाहर चला गया। अब उसके स्पर्श ने मुझे बेचैन कर दिया था। मुझे उसके बिना कुछ नहीं सूझता था। मैंने रोज बिस्तर से गिरने का नाटक करना शुरू कर दिया और वो मेरे लिए भाग कर आता और मुझे बेड पर बैठाता। इस तरह 20 दिन ऐसे ही निकल गए। फिर मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने प्लास्टर हटा दिया और कहा कि मेरा पैर अब ठीक हो गया है। मेरे पति को बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे अब रोहन के पास जाने का मौका नहीं मिल रहा था। इससे मैं बहुत परेशान थी। मैं दिन भर यही सोचती रहती कि मैं ऐसा क्या करूं कि रोहन मेरा हो जाए। एक दिन मेरे पति ने फोन किया कि उन्हें घर आने में देर होगी। घर में मैं और रोहन ही थे। इससे मुझे मौका मिल गया उनके पास जाने का। मैंने खाना देने के बहाने उनके कमरे में जाने का फैसला किया। उस समय मैंने नाइट गाउन पहना था, सुगंधित परफ्यूम लगाया था और अपने बालों को खुला छोड़ रखा था ताकि वो मुझे देखकर आकर्षित हो जाएं। लेकिन जब मैं उनके कमरे में गई तो देखा कि वो अपने मोबाइल में व्यस्त था। मैंने रोहन से कहा, मैं आपके लिए गर्मागर्म खाना लेकर आई हूँ, जल्दी से खा लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा, भाभी खाना टेबल पर रख दो, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। जब मैं ऐसा कह रही थी, उन्होंने अपना मोबाइल तरफ किया और मेरी तरफ भी नहीं देखा। मुझे नहीं पता वो इतना घमंड क्यों कर रहा था। अगर उनकी जगह कोई और होता तो अब तक मेरा पूरा फायदा उठा चुके होते। लेकिन ये तो बहुत अलग तरह के इंसान थे, जिनमें कोई भावना नहीं थी। जब रोहन ने मुझे जाने के लिए कहा तो मुझे उनसे बहुत नफरत होने लगी। मैं गुस्से में वहां से चली गई और सीधे अपने कमरे में जाकर सो गई। रात भर मैं उसी के बारे में सोचती रही और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पति घर कब आए और मेरे पास आकर सो गए। सुबह उठने पर मेरे पति ने मुझे बताया, आज मुझे ऑफिस के काम से 8 दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है। तुम अपनी देखभाल करना, और रोहन तो है ही,
उससे जो भी चाहिए उसे बता देना। इस खबर को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं अपनी इच्छाएं पूरी करने का और एक मौका पाई थी। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं अपनी सारी बातें रोहन को बताने वाली हूँ। देखती हूँ वह अब क्या नाटक करता है। मैं उससे जो चाहती हूँ वो सब मैं उसके साथ करूंगी। मेरे पति ने रोहन से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी भाभी का ध्यान रखना और उसे बाहर मत जाने देना क्योंकि उसका पैर अभी ठीक हुआ है। रोहन ने कहा, भाई मुझे तुम्हारी जान पहचान के जरिए जल्दी ही रहने की व्यवस्था करनी है। मैं अब तुम्हारे यहाँ रहना नहीं चाहता। इस पर मेरे पति ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है? रोहन ने सच नहीं बताया, बस इतना कहा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, कभी ना कभी तो मुझे यहाँ से जाना है। मेरे पति ने कहा, ठीक है, जब मैं लौटूंगा तब देखते हैं, लेकिन तुम अपनी भाभी का ध्यान रखना। मैं तुम्हारे भरोसे उसे छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने पहले कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन अब तुम हो, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। रोहन ने कहा, हाँ भैया, तुम निश्चिंत रहो, मैं भाभी का ध्यान रखूंगा। रोहन की बात सुनकर मेरे पति बेफिक्र होकर काम के लिए बाहर जाने लगे। जैसे ही रोहन अपने कमरे में जा रहे थे, मैंने उन्हें रोक लिया और कहा, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। तो उन्होंने कहा, बोलो, क्या कहने वाली हो? लेकिन वो मेरी तरफ देखे बिना ही बोल रहे थे। मैंने कहा, मेरी तरफ देखिए, मुझ में क्या कमी है? मैं कितनी सुंदर हूँ और मेरी काया कितनी आकर्षक है। आपको जो कुछ भी चाहिए मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर आपकी समस्या क्या है? मैंने खुलकर कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे आपके भाई के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसे नफरत करती हूँ। अगर आप तैयार हैं तो मैं अपने पति को छोड़कर हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है। मैंने उनसे कहा, मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मेरे ये सब कहने पर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरे कुछ और बोलने से पहले ही उन्होंने मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती भाभी? तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। मैं अपने भाई का बहुत सम्मान करता हूँ और उसका विश्वास नहीं तोड़ सकता। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम उसकी प्रेम की थोड़ी भी कदर नहीं करती। पैसा आज है, कल नहीं, लेकिन सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता। अगर आगे से तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो। ऐसा कहकर रोहन अपने कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। रोहन का मुंह पर हाथ उठाने का गुस्सा नहीं था, लेकिन उन्हें मेरी खूबसूरती की भी थोड़ी कदर नहीं थी। ये मुझे बहुत बुरा लगा। अब रात हो चुकी थी और मुझे किसी तरह नींद नहीं आ रही थी। रात का 1 बज रहा था। तभी मुझे याद आया कि रोहन के कमरे की एक्स्ट्रा चाबी मेरे पास है। मैंने उस चाबी से रोहन के कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर देखा कि रोहन सो रहे थे और कमरे में पूरे अंधेरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। मैंने बिना आहट के उनके पास जाकर ब्लैंकेट में घुस गई और उन्हें गहरी नींद में सोता हुआ पाया। तभी अचानक किसी ने कमरे में लाइट जला दी। मैं चौंक हो उठी और जब मैंने सामने देखा तो रोहन खड़े थे। मुझे लगा कि अगर वो ब्लैंकेट के बाहर हैं तो फिर उस जगह कौन सो रहा है। मुझे पसीना आने लगा और डर से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि मेरे पति रोहन की जगह पर सो रहे थे। मैंने अपने पति से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा और कहा, सब कुछ बताता हूं। फिर उन्होंने कहा, असल में रोहन मुझे पिछले कुछ दिनों से बोल रहा था कि उसे यहां नहीं रहना है, लेकिन उसकी मजबूरी थी। उसे रहने के लिए अच्छी रूम या होटल नहीं मिल रहा था। तुम्हारे पास आने से उसकी टेंशन बढ़ गई थी, इसलिए उसने मुझे सब कुछ सच सच बताया। लेकिन मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उल्टा मैंने उसे बुरा भला कहा, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी पत्नी बहुत सादी भोली है और सिर्फ मुझसे प्यार करती है। लेकिन यह मेरा बहुत बड़ा गलतफहमी थी। वो हमेशा मुझसे कहता था, मुझ पर विश्वास करो, नहीं तो एक दिन तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा देगी और तुम्हें सड़क पर ले आएगी। फिर हमने एक प्लान बनाया और तुम उस प्लान में फंस गई। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर मैं किसी गरीब लड़की के साथ अच्छा जीवन बिताना चाहूंगा। ऐसा कहकर मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।